जय हिंद दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं उस वक्त हमारे मन में कई सारे डाउट्स होते हैं। उनमें से एक ये होता है कि हम ऑप्शनल कौन सा चूज करें, कौन सा ऑप्शनल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा ऑप्शनल हमारे लिए सही होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं ऑप्शनल के ऊपर एक सिंप्लीफाइड सीरीज बना रहा हूँ जिसके अंदर हमने कई सारे ऑप्शनल कवर किए हैं। और आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल कवर करने जा रहे हैं और इसी क्रम में हमारे साथ हैं श्री सुरेंद्र के सर, जो कि सोशियोलॉजी के एक बहुत ही पुराने टीचर हैं। सर के पास लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है सोशियोलॉजी पढ़ाने का। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सर के साथ ही बातचीत करेंगे। हम सर के साथ सोशियोलॉजी के बारे में बहुत कुछ समझेंगे। हम ये समझेंगे कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल कैसा है, क्या हमें चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कि हमारे लिए बेटर होगा कि नहीं होगा, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और सर के साथ अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले सर आपको धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। सर सबसे पहला जो सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि सर जब भी हम ऑप्शनल चूज करने के बारे में सोचते हैं उस वक्त हमें लगता है कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शनल सही होगा। तो सर जब हम ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं उस वक्त हमें कौन कौन से टर्म पे ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिस पे हम फोकस कर सकते हैं और एक सही ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। ऑप्शनल तो यूपीएससी में जितने भी सब्जेक्ट हैं सब अच्छे हैं जी लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि दो तीन चीजें हमेशा आपको ध्यान देनी चाहिए। जी पहला आपका अपना इंटरेस्ट, जी और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करें, एनसीईआरटी से कुछ बेसिक्स पढ़ लें। जी पढ़ने समय अगर आपको इंटरेस्ट आ रही है तो सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है। अच्छा टीचर, बुक्स जी और पीयर ग्रुप हमेशा हम लोग भूल जाते हैं कि जब प्रिपरेशन करते हैं जी तो पीयर ग्रुप को भूल जाते हैं। लेकिन एक अच्छा पीयर ग्रुप आपके साथ है तो जो डिस्कशन हो सकता है जी वो बहुत अच्छा होगा। जी सर मैं अगर क्लास के कुछ इंसिडेंट को बताऊं तो कुछ साल पहले कुछ इंजीनियर्स फ्रेंड्स आए थे जी और क्लास में उनका एक जो डायमेंशन था वो पहले डिस्कस करके आते थे और एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन उनके पास होता था। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है कि तुम लोग का बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है। जी कहा सर आप बता देते हो कि कल क्या पढ़ाएंगे, तो हम लोग उस टॉपिक को हम लोग चारों लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग रात को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसमें से जो कुछ प्रॉब्लम बचता है तो वही क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। तो इसका मतलब आपका पीयर ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है, टीचर्स इंपॉर्टेंट, आपके इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। जी सर अगर हम बात करें खास तौर पे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की, तो सर सोशियोलॉजी को एक अच्छा ऑप्शनल मतलब क्या बनाता है? आ, इसका एनालिटिकल ट्रेंड, जी साइंटिफिक अप्रोच, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है। जी एक मिसनोमर है कि इसको डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री की तरह बना दिए। ये प्योर साइंस है, जी इंटर रिलेटेड है, इंटरडिसिप्लिनरी है। दो चीजें हमेशा सोशियोलॉजी के बारे में शायद मिसनोमर के रूप में बोली गई। जी पहला तो ये बोला गया कि देयर आर टू मेनी स्कॉलर्स, दूसरा कहा गया कि सर बहुत से थियोटिकल डायमेंशंस हैं। जी मैं बोलता हूँ क्या करना है तुमको भाई, तुमको सिलेबस को देखना है, बिहाइंड द लाइन जाने वाले जो एटीट्यूड है वो जरूरी है। हम हर लोग समाज में रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द घटनाएं घट रही हैं, लेकिन एनीवन हु कुड अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ मोर साइंटिफिक मैनर शुड ऑप्ट फॉर सोशियोलॉजी। जिसका भी एनालिटिकल स्किल अगर उसमें है, थोड़ा सा उसको लगता है कि मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, उसके लिए सोशियोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है। जी सर जैसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज करते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है, मतलब ये कुछ लोग साइंस स्ट्रीम से होते हैं, कुछ लोग ह्यूमैनिटीज से होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से होते हैं। तो सर जो भी लोग बिगनर्स हैं सोशियोलॉजी के लिए, जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है, सर उनके लिए क्या स्टार्टिंग अप्रोच होनी चाहिए? कुछ भी नहीं, सिलेबस है। जी सिलेबस में अब मेरे पास इंजीनियर्स बैठे होते हैं, कॉमर्स के बच्चे बैठे होते हैं, जी डॉक्टर्स बैठे होते हैं, शायद साइंस के बच्चे को हेंस प्रूव्ड वाला एटीट्यूड होता है और यहाँ पे आके कोई थियोरेटिकल डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो उनको लगता है कि वो दोनों पोल से पार्ट है। जी आप एक तरफ वहाँ प्योर हेंस प्रूव्ड एटीट्यूड है, यहाँ पे थोड़ा सा एजम्पटिव है, फिलोसफिकल एजम्पशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए किसी पर्सनलाइज बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है कि सोशियोलॉजी लेना है तो सोशियोलॉजिस्ट ही हैं। जी यूजुअली मैंने देखा है कि वो जिनका सोशियोलॉजी बैकग्राउंड नहीं रहा है एकेडमिकली, जी वो लोग ज्यादा बेहतर कर पाए हैं। उसका कारण शायद ये होगा कि उनके लिए सब कुछ नया था, कम समय में अच्छे मार्क्स को लाना इनके लिए आसान था। जी थिंकर्स को पढ़ते समय चीजों को पर्सनलाइज करके देखना ज्यादा आसान था। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आप किस बैकग्राउंड के हों। जी सिलेबस का नेचर ऐसा है जो किसी भी बैकग्राउंड के हो, किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन से हो, आप सोशल साइंस से, ह्यूमैनिटीज से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, मेडिकल से हो, सबके लिए सोशियोलॉजी ले सकता है और एवरग्रीन है, कहीं कोई परेशानी उनको नहीं होगी। जी सर कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज किए थे और सर उससे उसके थ्रू एक दो अटेम्प्ट दे भी दिए हैं,
बट सर उनका मार्क्स अच्छा स्कोर नहीं हो रहा सोशियोलॉजी के अंदर, इस वजह से सर कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि उसको छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं ऑप्शनल चेंज कर दूंगा तो हो सकता है मेरा अच्छा मार्क्स स्कोर हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो सर ऐसे एस्पिरेंट के लिए आप क्या कहेंगे? दो चीजें बोलना चाहूंगा। पहले तो भाई छोड़ो मत जी, जीएस स्कोर आओ, मुझसे मिलो। जरूरी नहीं कि तुमको मेरे साथ एडमिशन लेना होगा, पढ़ना पड़ेगा, तुम ऐसे भी आओ। सोशियोलॉजी इतने साल से पढ़ा रहा हूँ कि भाई सोशियोलॉजी से डिसहार्टेंड मत हो, पहला तो ये बात है। दूसरा, जानने की कोशिश कीजिए। बहुत बार वी डू नॉट ट्राई टू नो वेयर वी गो रॉन्ग। मैं हमेशा बोलता हूँ कि द बेस्ट इवैल्यूएटर ऑफ योरसेल्फ इज योरसेल्फ। हम जब आंसर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो नोट्स पे ओवर एम्फेसिस है। डेटा हमारे पास बहुत सा है, सबको ओवर एम्फेसिस कर दिए। अंडरस्टैंडिंग पे एकदम हमारा एम्फेसिस नहीं है। तो शायद हो सकता है कि आपने जो डाटा आपके पास है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, या आपकी जो तैयारी है, आपके पास जो नोट्स हैं, वो वहां तक आपको नहीं पहुंचा रहे जहां से आपको आंसर समझ में आए, जहां आप एक अच्छा आंसर लिख सके। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। हर सब्जेक्ट के अपने प्लस पॉइंट्स हैं, हर सब्जेक्ट के अपने माइनस पॉइंट्स हैं, लेकिन स्केलेशन अगर ठीक नहीं हो रहा, मार्क्स आपको ठीक से नहीं आ रहा है, तो कुछ कमियां तो होंगी। चाहे तो आपके नॉलेज में कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगा, चाहे आप जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके नीड डिस्पोजिशन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या आप एल्टिकल डायमेंशंस पे चीजों को नहीं देख पा रहे, बिहाइंड द लाइंस नहीं जा रहे, नीचे की चीजों को देख रहे हैं, एक आंसर्स को क्या जरूरत है वो आप वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। शायद ये सब कारण होगा। तो डिसहार्टेंड फिर मत हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, डिसहार्टेंड नहीं होने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, फीलिंग लग रहा है कि आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं हो रहा, तो आप मेरे पास आइए एंड कम मीट मी। सोशियोलॉजी विल नॉट बी कॉज ऑफ रिजेक्शन, ये गारंटी मैं देता हूं आपको। जी सर, अभी आपने चूंकि बताया कि कई बार हमारे पास कंटेंट होता है, हम एक अच्छा आंसर रहे, लेकिन एक अच्छा हमारी अप्रोच नहीं होती आंसर राइटिंग की। तो सर कैसे ये पता लगाया जाए कि हमारे पास कंटेंट की कमी है कि हम जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेपर में, मैं हमेशा कहता हूं कि पूरे सोशियोलॉजी का जो हार्ट एंड सोल है वो फर्स्ट पेपर का यूनिट 4 सोशियोलॉजिकल थिंकर्स है, जिसको लेके एक भ्रांति फैली होती रहती है कि वी टेक थिंकर्स एज ए मॉन्स्टर, क्योंकि हमको लगता है कि अरे फिलोसफर है। नहीं, फिलोसफर नहीं है, उनको आदमी की तरह ही देखना है। वो लोग भी हमारी तरह ही आदमी थे। उनके सोशियो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने की जरूरत है। नो फिलोसफर इज अ वाइल्ड प्लांट जो हु विल ग्रो एनीवेयर। हर फिलोसफर अपने सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ही से ही निकला होता है, उसको समझने की जरूरत है। सिलेबस में क्या हुआ कि सिलेबस एक दी हुई, हर स्कॉलर दिया हुआ सिलेबस दी हुई है, वो आपका थीम है। हर थीम के लिए कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो मैं कहता हूं कि आप 3 वर्ड पकड़िए, थीम, कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स। ठीक है, हर स्कॉलर एक दूसरे से अपने मेथोडोलॉजी के आधार पर भिन्न होगा या एक होगा। कुछ कॉमन एरियाज होंगे जहां से कंपैरेटिव हो सकता है। ये मेजर जो कंसेप्चुअल डायमेंशन, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमेशा वन लाइनर होना चाहिए। जैसे आप बहुत से बच्चों से पूछे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, तो बहुत कुछ बताएगा कि लेयरिंग है, हायरार्की है। भाई सीधा सीधा एक लाइन में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो एग्जाम का नेचर है वो आपको या तो 150 से 250 वर्ड में लिखना है, एक स्पेस दी हुई है। अगर आपके पास वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो शायद उतने छोटे समय में आप उतना स्पेस में आंसर नहीं दे सकते हैं। 23 से 24 क्वेश्चन आपको लिखना है। हर 5-7 सेकंड के बाद, मिनट के बाद आपका ओरिएंटेशन बदलता है, क्योंकि नेचर ऑफ द क्वेश्चन बदल गई है। तो भाई आपको तो कंसेप्चुअली एकदम स्ट्रांग होना होगा, और उस क्वेश्चन में क्या क्या कंसेप्ट चाहिए था, उस थीम में क्या कंसेप्ट चाहिए था, उसका नीड डिस्पोजिशन क्या है, वो तभी हो पाएगा जब आप थॉरली इन डेप्थ स्टडी किए हो। सर, जब हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज कर लेते हैं सर, चूंकि हर ऑप्शनल के अंदर 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1, पेपर 2, तो सर जनरली जो सोशियोलॉजी है उसके अंदर पेपर 1 में क्या पूछा जाता है, पेपर 2 में, मतलब सर क्या डिफरेंस है? बेसिक कोई डिफरेंस एज सच नहीं है जी। मेजर डिफरेंस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि भाई फर्स्ट पेपर जो है वो जनरल सोशियोलॉजी है, वेस्टर्न कंटेक्स्ट का, सेकेंड पेपर इंडियन सोशियोलॉजी है। लेकिन ऐसे सारे टॉपिक होंगे फर्स्ट पेपर में भी, सेकेंड पेपर में, जो कॉमन है। यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के सेकंड पेपर अप्लाइड होते हैं, लेकिन मैं हमेशा पूछता हूं कि आप एक क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, अप्लाइड का क्या मतलब, व्हाट अप्लाइड मींस व्हाट। सो द थियोरेटिकल डायमेंशन, द मेथोडोलॉजिकल कंटूर्स और द कंसेप्चुअल कंपैटिबिलिटी जो आपने फर्स्ट पेपर में डेवलप किया है उसी का एप्लीकेशन सेकंड पेपर में है।
आप इस यूनिट को साथ में कीजिए, ठीक है। जी सर। ऐसा मत कर दीजिए कि मैं कहता हूं कि जहां जहां सोसाइटी है वहां वहां सोशियोलॉजी है। जी। तो आप फर्स्ट पेपर के डायमेंशन को अलग मत कीजिए। अगर मान लो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो आप फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे कि एक डायमेंशन कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम आपका सेकंड पेपर का डायमेंशन है। जी। आप जब वहां सिस्टम ऑफ किनशिप पढ़ रहे हैं तो इंडिया में भी सिस्टम ऑफ किनशिप है। जी। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पढ़ रहे हैं तो इंडिया में पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी है, इकोनॉमी है। ये जो कन्फ्लुएंस है, ये जो कन्वर्जेंस है, जो इंटरलिंकेजेस है, इसको समझना जरूरी है। जी। और साथ में फर्स्ट पेपर के डोमेन को जब हम पढ़ लेते हैं तो हम बहुत सारे थियोरेटिकल डायमेंशंस पढ़ लेते हैं, फेज वाइज पढ़ने की कोशिश नहीं करते। जी। और सेकेंड पेपर को हम लोग जीएस की तरह लिखते हैं। ये सबसे बड़ा गलती का कारण है कि हमको लगता है कि आप जीएस फर्स्ट पेपर, यूनिट पेपर 1 और पेपर 2 देखें जी। तो ऐसा बहुत सा यूनिट होगा जो आपका सोशियोलॉजी सेकेंड पेपर का पार्ट होगा। जी। लेकिन जीएस की क्या रिक्वायरमेंट है, सोशियोलॉजी की क्या रिक्वायरमेंट, दोनों अलग अलग होगा। जी सर। बच्चा इस बात को बोल रहा है कि हाँ सर मुझे मालूम है कि सोशियोलॉजी के आंसर अलग होंगे। जब तुमको मालूम है कि सोशियोलॉजी के आंसर अलग होंगे तो द पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव व्हिच इज लैकिंग इन आवर आंसर मस्ट बी ब्रॉट। अगर वो आप नहीं ला पा रहे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ सेकेंड पेपर वर्क्स लाइक अ मैथमेटिक्स। फर्स्ट पेपर में आपको थियोरेटिकल डायमेंशंस का, कंसेप्चुअल डायमेंशंस का एक एस्पेक्ट मिल गया, उसका एप्लीकेशन सेकेंड पेपर में करना। लेकिन इंडियन सोशियोलॉजी सीम्स टू बी एज रिच एज द सेकेंड पेपर, द फर्स्ट पेपर इज वेस्टर्न सोशियोलॉजी। ये बाइफर्केशन मत कीजिए, आपके लिए प्योर सोशियोलॉजी है। जहां जहां कन्फ्लुएंस होगा देखेंगे कन्वर्जेंस, जहां जहां डाइवर्जेंस होगा देखेंगे, और इसी डायमेंशन से आपकी तैयारी चलनी चाहिए। अलग अलग दोनों को करने की जरूरत नहीं है। जी। सर जैसा कि आज यूपीएससी का रिजल्ट आया हुआ है सर, चूंकि आपके पास एक अच्छा अनुभव है, आप 25 साल से पढ़ा रहे हैं सोशियोलॉजी, तो सर आपने कई सारे टॉपर्स भी दिए होंगे, बहुत सारे सिलेक्शन आपके द्वारा हुए होंगे। तो सर हम आपसे कुछ स्टोरीज जानना चाहेंगे, कुछ टॉपर्स के या फिर कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के, जिसको कि आपको लगता है कि इसका सिलेक्शन नहीं होना था या फिर होना था, कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट होता है, तो सर ऐसा कुछ स्टोरी? स्टोरी तो नहीं बोलेंगे, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मुझे लगता था कि इनका होगा, जिन जो नहीं हो पाए। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है जिसको मुझे हमेशा लगता था कि होगा, उसका नहीं हुआ। उसकी 2 लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो उसी का रूम पार्टनर का सिलेक्शन हो गया, आईएएस हो गया, उसका नहीं हुआ। तो आया मेरे पास तो 2 लाइन उसने कहा कि कुछ तो बात है उनमें, कुछ तो खामी थी मुझ में, वो हकीकत आज की मैं कहानी हो चुका हूँ। तो ऐसा बहुत सा बच्चा होगा इस 25 साल में जिसका नहीं हुआ होगा। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनका बहुत हुआ और काफी अच्छे नंबर में लोग पास किए। मुझे लगता है कि एक जो डिफरेंस मुझे दिखता है जिसमें परसिस्टेंस है, प्रिजर्वेरेंस है, जो कंटिन्यूअसली पढ़ता रहा, अपने आप को इंप्रूव करता रहा, बिहाइंड द लाइंस जाने की कोशिश की, चीजों को ठीक से इंट्रोस्पेक्ट करता रहा, उसके चांसेस ज्यादा थे। लेकिन हाँ, ये बात मैं मानता हूं एज ए टीचर, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स मेरे लाइफ में जरूर हैं जिनको आज भी मैं मिलता हूं। आज भी एक स्टूडेंट आया था, मैं हमेशा उसको देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई मुझे लगता था तुम्हारे यूपीएससी हो जाना चाहिए, तो कहता है कि सर अब तो बहुत दिन हो गई है। तो ये थोड़ा ठीक है। और कंटिन्यूअसली जो थोड़ा सा पढ़ता रहे, आंसर राइटिंग का जिसका हैबिट है, जो इम्प्रूव करता रहे, वो उसका चांसेस ज्यादा है यूपीएससी में पास करने के। जी सर। सर अभी हमारा प्रीलिम्स आने वाला है सर, 1 महीने के अप्रॉक्स बचा हुआ उसके लिए, तो सर ऐसे में सर क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि सर जो हमारा सिलेक्शन का चांस बढ़ जाए? तो पता नहीं, मुझे बोलना चाहिए, जो टीचर ने इतना सीनियर टीचर हो गए, मुझे बोल ही देना चाहिए भाई। मैक्सिमम समय में जब हम पीटी का कोर्स कर रहे होते हैं तो आप एक इंश्योर कीजिए कि आपका कोर्स, पीटी का कोर्स, कम से कम 70 से 80 या 100 दिन पहले खत्म हो चुका, कि आपके पास सेल्फ स्टडी का समय हो। अभी बहुत सा कोर्स चल रहा है बहुत से जगह पे, अभी आप अप्रैल में कोर्स कर रहे, मई में आपको प्रीलिम देना, आपके पास अपना समय कितना है? तो भाई आप 2 डिवाइडेड टाइम जी रहे हैं, ठीक है। पढ़िए खूब, रोज एक बना लीजिए हैबिट, ज्यादा नहीं कि मैं 200 क्वेश्चन करूंगा, तुम 30-40 क्वेश्चन का ले लो, 1 घंटा रख लो, 1-1.5 घंटा कि मैं रोज करूंगा। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, जिसमें आप गलती कर रहे हैं, है ना, उसको जानने की कोशिश कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, जो अपना स्ट्रेंथ एरिया है वी ऑलवेज फोकस ऑन दैट वन। वीकनेस को भी देखना जरूरी है। हमको एकदम नियर परफेक्टिबिलिटी पे नहीं जाना है, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, ह्यूमन एरर हमसे होंगे,
लेकिन जब हम अपने जानने लगते हैं सेल्फ से कि अच्छा ये एरिया है, इसमें हमको गलती हो रही है, तो हम दोबारा मेजर फोकस डायमेंशन से पढ़ना शुरू करते हैं और तब वो हमसे ज्यादा अच्छा रेक्टिफाई हो पाता है। ये डायमेंशंस कर लीजिए, ट्राई टू फाइंड आउट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग और व्हाट इज कॉजिंग यू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम से भागिए मत, प्रॉब्लम को सीधा सीधा लीजिए। आपके जैसे ही लोग पास कर रहे हैं, हर लोग वैसा ही। जो टॉपर है उसका भी वूज एंड वरीज वैसा ही है, उसको भी नहीं पता था कि हम टॉप करेंगे, वो भी आप ही की तरह गया होगा जिसका नहीं हुआ होगा। इसीलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा चीजों को देखने की कोशिश। पीटी के पहले आपका कोर्स अच्छे समय में आपको खत्म हो जाए, अच्छा एक टाइम पीरियड मिले आपको कुछ करने के लिए, वैसा डायमेंशन कीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए। सर अभी आपने टाइमिंग की बात की, तो सर जनरली जब हम ऑप्शनल प्रिपेयर करते हैं तो सर उसके लिए एक सही टाइमिंग क्या है कि मतलब कि हमें प्रीलिम्स से कितने टाइम पहले उसको करना है सर? एक कुछ अभी जैसे अभी आज रिजल्ट निकला जी, अब जिसका नहीं हुआ होगा वो फिर से साइकिल वहीं से शुरू करेगा, जहां से रेस शुरू हुई थी वहीं से शुरू करेगा। जी सर। हाँ, उसका एक ये है कि अब वो पीटी उसका नहीं होगा ऐसा डर उसको नहीं है, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड से बाहर निकल चुका है, वो जिंक्स तोड़ चुका है। लेकिन कितना समय उसको मिलेगा? ऐसा कोई बच्चा जो एकदम फ्रेशर है, वो अभी मई में प्रीलिम्स देगा, रिजल्ट निकलेगा और 2 महीना के अंदर उसका ऑप्शनल पूरा ही नहीं होगा। तो जब तक वो कोचिंग सोचेगा कि मैं पीटी के रिजल्ट निकलने के बाद कोचिंग करूंगा, तो वो कभी कोचिंग खत्म नहीं कर पाएगा। तो आइडियली अभी उसके पास समय है कि कोचिंग कर ले। जैसे 2026 वाला है, पहले आप ऑप्शनल की कोचिंग कर ले, जीएस की करते रहे। है बहुत बार बच्चा कहता कि 6 घंटे क्लास में, भाई तुम पढ़ने ही तो आए हो ना। जी सर। यू हैव कम फ्रॉम सो मेनी एरिया, सो फार अवे एरिया, पढ़ने ही आओ, 6 घंटा ही पढ़ना है भाई। अब नहीं पढ़ पाओगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। सही बात। मैं कहता हूं कि हमेशा क्लास के साथ चलिए। ये लोग कह देते हैं कि भाई 15 घंटा पढ़ना होता, 18 घंटा पढ़ना होता, 20 घंटा, ये सब बकवास है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एकदम ब्लंटली मैं बोल रहा हूं, आप रेगुलर पढ़िए, कम देर ही पढ़िए। लेकिन आज क्लास में क्या हुआ उसको घर पे जाकर जरूर देखिए, क्योंकि इन एवरेज अगर आप कोई भी टीचर आपको नोट्स भी दे रहा है तो उसको घर में जाकर देखने में आपको 20 से 25 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा। आप जब सुबह आए तो आप पूछिए कि भाई इसमें कल के क्लास में ये प्रॉब्लम था, वो आप उसको सॉल्व कीजिए। बी इंडिविजुअलिस्टिक, है ना, वहां पे इंट्रोवर्ट होने की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका टाइम बढ़ता चला गया। जैसे जैसे एग्जाम का टाइम आता जाएगा वैसे वैसे आवर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप ये सोच के बैठे कि नहीं मुझे 18 घंटा रोज पढ़ना है, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। वो एक प्रोसेस है, एक ऑर्गेनिक प्रोसेस में वो डेवलप करता रहेगा। लेकिन जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए कि इसको पढ़ने के बाद कुछ और नया कुछ इसमें एडिशन नहीं हो। इस ढंग की अगर आपकी पढ़ाई है और आप कम भी पढ़ रहे हैं तो बेहतर है। जी सर। सर जनरली जब हम तैयारी करते हैं ऑप्शनल के लिए, फिर ये जो जीएस होता है उसके लिए भी, तो सर 2 तरीके से करते हैं। कुछ लोग सेल्फ से करते हैं, कुछ लोग कोचिंग के माध्यम से करते हैं। तो सर जो स्टूडेंट कोचिंग के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं ऑप्शनल के लिए, जनरली सोशियोलॉजी के लिए, सर उनको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं? और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट सबसे अच्छा हमको लगता है क्या मिलता है जी, एक जगह सब कुछ मिल जाता है जी। ठीक है, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, पास भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पास नहीं कर रहे हैं जी सर। लेकिन उस सेल्फ प्रिपरेशन में सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस है जी, टीचर्स के नोट्स और टीचर्स के लेक्चर्स के वीडियोस भी हैं आपके पास जी। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल अपने से पढ़े, कुछ सोशल मीडिया का कोई इन्फ्लुएंस आपको नहीं आया। ठीक है, पहला। दूसरा, यहाँ पे आने में जो 4.5-5 महीने का कोर्स होता है, चीजें सिंप्लीफाइड हो चुकी होती हैं, आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होता है, नोट्स होता है, प्रॉपर चेक होता है, आपका आंसर्स इवैल्यूएट होता रहता है और धीरे धीरे आप डेवलप करते रहते हैं। चीजें सिंप्लीफाइड हो चुकी होती है आपके पास, एक जगह एक प्लेटफॉर्म में सारी चीजें मिल जाती है। ये एक फायदा है। वरना अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे तो दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम शायद अब तक बना ही नहीं जिसको सेल्फ स्टडी करके पास नहीं किया जा सकता है। जी सर, वो हर एग्जाम को सेल्फ स्टडी में पास किया सकता है, मेरा ये मानना है। हाँ, कोचिंग क्या करता है, वो आपको एक असिस्ट कर देता है, एक जगह आपको 75 सोर्स की तरह से जहां से आप दौड़ रहे हैं उसको एक जगह ला देता है। एक अच्छा टीचर क्या करता है, एक अच्छा टीचर चीजों को सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख देता है और आपको मोटिवेट करता रहता है, आपको इतना मोटिवेट करता है कि आप पढ़े उसको, आपको ठोक बजा के वो यूपीएससी के लायक कर देता है। ये एक डिफरेंस हो सकती है।
सर जैसा कि अभी आपने बताया कि एक अच्छा टीचर जो होता है उस मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक जगह सिंप्लीफाइड कर देता है। तो यहाँ पे मैं जो कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि सर डिफरेंट डिफरेंट जो बुक्स होती हैं, सर टीचर्स को सब आ रहा है तो सब वो वहाँ पे सिंप्लीफाइड कर दे रहा है। तो सर जो स्टूडेंट सेल्फ से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सर बेस्ट बुक क्या होंगी सोशियोलॉजी के लिए? ऐसे तो एक बुक नहीं है जिसको कि बताया जाए, जी क्योंकि बहुत बार जो मार्केट में बुक्स हैं वो यूनिवर्सिटी के नीड के अनुसार लिखे गए हैं। जी आप मैं हमेशा बोलता हूं कि एक थोड़ी सी अच्छी बुक है, आप थिंकर्स अगर पढ़ रहे हैं तो रिजर को पढ़ लीजिए। जी इंडियन सोसाइटी में आप एस.सी. दुबे को इंडियन सोसाइटी पढ़ लीजिए। योगेंद्र सिंह की पुस्तक है क्राइसिस और रेजिलियंस, वो पढ़ लीजिए। जी और फर्स्ट पेपर में आप जहां से भी कोई भी बेसिक बुक आपको अगर उठाते हैं जी तो आप उसको बुक को ले लीजिए। ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होगा, एकदम बेसिक है, एकदम शुरू ही करना तो एनसीईआरटी शुरू कीजिए। जी और आपको लगता है कि भाई हमको कुछ भी नहीं आता तो सीएन शंकरा राव से शुरू कर लीजिए। जी और नहीं तो आप कहीं से भी जो भी बुक आपको मिलता है शुरू कर लीजिए। फर्स्ट पेपर के डायमेंशंस आपको मिलते चलेंगे। जी कोई भी बुक अगर आप खरीद रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड बुक बना लीजिए। जी वो स्टैंडर्ड बुक आपको हमेशा ही हेल्प करेगा, वो स्टैंडर्ड बुक को ही आपका बेस होगा। नए डेटा जो आएंगे उसी स्टैंडर्ड बुक में ऐड होते चलेंगे। आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। शायद ये चीजें जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसको कोचिंग आपको सिंप्लीफाई कर देता है। सोशोलॉजी, खासकर सोशोलॉजी सेकंड पेपर का जो नेचर अप्लाइड है जी जिसका एप्लीकेशन है, उसमें बहुत बार एम्पिरिकल सोशोलॉजिकल एग्जांपल्स की जरूरत होती है। तो शायद अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जो नए काम इंडियन सोसाइटी पे या वेस्टर्न सोसाइटी पे हो रहे हैं, शायद आपकी एक्सेसिबिलिटी उतने जर्नल्स पे नहीं हो, उतने बुक्स पे नहीं हो जो टीचर ला के देता है आपको। जी सर ये एक एडवांटेज आपको कोचिंग दे जाती है। जी सर वैसे तो जो हमारा स्कोर होता है वो जनरली एस्पिरेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना स्कोर कर पा रहे, कितनी उसकी तैयारी है। बट सर फिर भी कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सोशियोलॉजी एक स्कोरिंग ऑप्शनल है? एकदम है, एवरग्रीन है, हम लोग के समय से लेके अभी तक। जी आज भी रिजल्ट निकला होगा, आज भी लोग एनालाइज अभी कर ही रहे होंगे कोचिंग जी, इंस्टीट्यूट जी। सब। तो हमको लगता है कि टॉप 20 में 5-7 बच्चे सोशियोलॉजी के होंगे, जी और हर बार ऐसा होता है। जी सर इसका कारण है कि इसका नेचर सब्जेक्ट ऐसा है कि मैंने बोला ना, कोई पर्सनलाइज होने की जरूरत नहीं है। जी किसी भी बैकग्राउंड के आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं, है? अगर आप में एनालिटिकल माइंडसेट है और आप एनालिसिस करने को तैयार हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। जी सर वैसे तो हमने सोशियोलॉजी ऑप्शन से रिलेटेड काफी कुछ बात किया, बट सर अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो या फिर आप अपने एंड से कुछ एस्पिरेंट को सजेस्ट करना चाहते हो तो सर प्लीज। भाई मुझे लगता है कि आप जब कोई भी ऑप्शनल चुनते हैं, when you try to select an optional for the civils, right, be very firm, be very sure that what optional you are going to pick. क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है शायद इस 25-26 साल में कि आप पीयर ग्रुप के प्रेशर में या किसी प्रेशर में कि आज ये सब्जेक्ट से लोग टॉप किए हैं तो मैं भी ले लेता हूं। 2 महीने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार, दिस इज नॉट माई इंटरेस्ट, और तुम 2-3 महीने के बाद छोड़ देते हो, फिर दूसरा ऑप्शन लेते हो। भाई आप रेस से बाहर हो रहे हैं, वो 3 महीना का रेस आपका बर्बाद हो गया। जी आप एक बार ऑप्शनल टाइम लीजिए, सोच समझ लीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिए, और एक बार ले लिए हैं तो कर लीजिए। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको मैंने अभी कहा ना, जिसको सेल्फ से भी नहीं पढ़ा सकता, आराम से पढ़ सकते हैं। आप एक बार ले लिए तो कर लीजिए, और आपके रैंक में सबसे बड़ा हाथ आपके ऑप्शनल का होगा। तो आपको अपनी प्रिपरेशन वहां तक लानी है कि भाई हम 300 प्लस, अप्रोचिंग 300 यहां तक ला दे। एक अच्छा टीचर आपको वहां तक पहुंचाएगा, और टीचर ने बहुत मेहनत की है, टीचर ने सब कुछ किया है, और आपने अगर मेहनत नहीं की है तो फिर मुश्किल है। तो escalation of the subject is always done by 2, a teacher who has not been able to do the things in a better manner, and if the teacher has done everything और आपने नहीं पढ़ा ठीक से, तो भाई थोड़ी गड़बड़ होगी। इसलिए सब्जेक्ट को कुछ मत कीजिए, एक सोच लीजिए कि मुझे सोशियोलॉजी लेना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा सा बायसनेस भी होगा, क्योंकि इतने साल से सोशियोलॉजी जुटा हूं, तो मैं तो चाहता हूं कि सब लोग सोशियोलॉजी ले ले। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जिस भी सब्जेक्ट को ले सोच समझ के लीजिए, आपके इंटरेस्ट का लीजिए। मार्केट को मत देखिए कि मार्केट में ये सब्जेक्ट से टॉप किया, इस सब्जेक्ट से किया, इस सब्जेक्ट से, वैसे मत लीजिए भाई, वो भेड़ रेस नहीं है। आप भेड़ों के रेस में नहीं है, ठीक है। आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, गो फॉर दैट।
सर अगर कुछ स्टूडेंट को आपके साथ जुड़ना हो तो सर उनको क्या करना होगा? GS स्कोर आइए, राइट। और डॉक्टर सुरेंद्र के सिंह जानते होंगे लोग, यहाँ पे GS स्कोर में नंबर आपको मिलेगा, सब जगह कर लीजिए। मेरा नंबर 9810571079 है। तो अगर आपको मुझसे जुटना है तो आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, और ऑफिस के थ्रू आपको कॉल बैक कर लेगा। ठीक। वैसे तो दोस्तों जो भी ये संपर्क सूत्र है मैं यहाँ आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दे रहा हूँ, जैसे कि टेलीग्राम लिंक, सर का नंबर जो हुआ, GS स्कोर के बारे में जो संपर्क सूत्र है, मैं सब कुछ ये जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय देके हम सबको इतने अच्छे से गाइड किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने आपको सुना होगा, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो भी उनका डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि जो भी आपके डाउट्स थे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से मैं उसे कवर कर पाऊँ। बाकी अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो या फिर अभी भी आपके मन में कुछ कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली सर के साथ जुड़ सकते हैं, सर से आप उसके लिए जो है ये आंसर ले सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो अपने उन फ्रेंड के साथ भी शेयर करें जो कि सोशियोलॉजी ऑप्शन लिए हुए हैं या फिर लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो से उनसे एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा और एक अच्छा ऑप्शन चूज कर पाएंगे। बाकी आज के वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।